भारत के नए चीफ ऑफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का लिया स्थान। 2025 तक न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी जस्टिस खन्ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर आया नया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने AMU के 1967 के फैसले को किया खारिज। AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार करेगी नई पीठ। तमिलनाडु ने उठाया बड़ा कदम, जारी किया पवन ऊर्जा विस्तार नीति। नीति के तहत स्थापित किए जाएंगे नए पवन टरबाइन। निसार मिशन का लेकर बड़ा खुलासा। 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा नया मिशन। पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगा निसार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सामने आई रिपोर्ट। भारत बना दुनिया में सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगकर्ता। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जारी की थी रिपोर्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। इनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया जाता है। वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है। CJI का कार्यकाल आमतौर पर उनकी उम्र के 65 वर्ष की आयु तक ही रहता है। यह रोस्टर के मास्टर के रूप में काम करता है और यह तय करता है कि कौन से मामले किस न्यायाधीश या पीठ को सौंपे जाएंगे और उनकी सुनवाई कब होगी। वहीं राष्ट्रपति सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से कॉलेजियम के माध्यम से परामर्श करता है, जबकि अनुच्छेद 127 के तहत CJI विशेष परिस्थितियों में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जानकारी के लिए बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से स्नातक हैं। इनकी कानूनी करियर की शुरुआत 1983 से दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस से हुई। इनकी कानूनी क्षेत्र में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जो संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। दरअसल यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि एक नई पीठ AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला करेगी। बता दें कि अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। इस फैसले में AMU को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय माना गया, न कि अल्पसंख्यक संस्थान। हालांकि संसद ने 1981 में AMU संशोधन अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था, जबकि जनवरी 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके तहत AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। बाद में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित एक सरकारी शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। यह जाति, पंथ, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी के लिए खुला है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वहीं माना जा रहा है कि यह सम्मेलन भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया। दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट नीति दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की एक कूटनीतिक पहल है। जानकारी के लिए बता दें, आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क की स्थापना भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस नेटवर्क का मकसद सामरिक साझेदारी को मजबूत करना और आसियान भारत संपर्क एजेंडे को लागू करना है।
इसके लिए भारत और आसियान के थिंक टैंक और संगठनों के साथ नियमित रूप से नेटवर्किंग की जाती है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने पवन ऊर्जा पुनर्शक्तिकरण, नवीनीकरण और जीवन विस्तार नीति 2024 पेश की। इसका मकसद पुराने और कम प्रभावी पवन टरबाइनों को नए उन्नत मॉडल से बदलकर पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इससे राज्य की ऊर्जा दक्षता में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि इस नीति पर कुछ हितधारकों ने आपत्ति जताई है और इसकी प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि मौजूदा नीति में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और वित्तीय प्रोत्साहनों की कमी जैसे कुछ खामियां हैं। बता दें कि भारत में जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग 1164 गीगावाट है, जो देश की विशाल पवन ऊर्जा संभावनाओं को दर्शाता है। वहीं स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में यह विश्व में चौथे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पवन ऊर्जा क्षमता का केवल 6.5% ही उपयोग किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में अग्रणी राज्य हैं, जो सामूहिक रूप से देश की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापना में 93.37% का योगदान देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त अल्पकालिक लक्ष्य भी प्राप्त करना है, जिनमें 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। इसमें से 140 गीगावाट पवन ऊर्जा से आएगा। हालिया खबरों के मुताबिक निसार मिशन को वर्ष 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करने की योजना है। इस उपग्रह को इसरो के GSLV मार्क 2 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादरों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करेगा। बता दें कि निसार को नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। इसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार रखा गया है। यह उपग्रह 2 रडार सिस्टम से लैस होगा, जिसमें नासा का एक L बैंड रडार और इसरो का S बैंड रडार शामिल होगा। ये रडार पारंपरिक ऑप्टिकल उपकरणों के विपरीत दिन रात, यहाँ तक कि बादलों के बीच भी काम करेंगे। इससे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन जैसी समस्याओं पर बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि भारत का जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 यानी GSLV MK2 एक शक्तिशाली रॉकेट है। इसे भारत के संचार उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। यह रॉकेट 3 चरणों में कार्य करता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2040 तक एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत इसरो का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए आधार तैयार करना है। इस योजना को 3 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में तकनीकी विकास और रोबोटिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें आगामी चंद्रयान 4 नमूना वापसी मिशन भी शामिल है। दूसरे चरण में 2040 तक भारत के चांद पर मानव युक्त मिशन को सफल बनाना उद्देश्य है। वहीं तीसरे चरण में चंद्रमा पर एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाएगी, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत को अग्रणी भूमिका दिलाने का आधार बनेगा। यह स्टेशन चंद्रमा की भूविज्ञान के अध्ययन, नई तकनीकों के परीक्षण और लंबी अवधि तक मानव उपस्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। गौरतलब है कि भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित होगा और चंद्र परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षणों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। बता दें कि इसरो भारत की प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग करके राष्ट्रीय विकास में योगदान देना है। उल्लेखनीय है कि इसरो ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट 1975 से लेकर अब तक कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को अपनाने के मामले में दुनिया भर में सबसे आगे है। यह रिपोर्ट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 30% भारतीय कंपनियां AI का अधिकतम उपयोग करके लाभ प्राप्त कर रही हैं, जो कि वैश्विक औसत से लगभग 26% अधिक है। BCG रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक, सॉफ्टवेयर और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 1000 मुख्य अनुभव अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। यह सर्वेक्षण एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 59 देशों में किया गया है। बता दें कि सर्वे में 10 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई एक उन्नत तकनीक है जो मशीनों को मानव की तरह सोचने, निर्णय लेने और सीखने की क्षमता प्रदान करती है। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि फिनटेक, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में। इस तकनीक के माध्यम से मशीनें बड़े डाटा सेट्स का विश्लेषण कर सकती हैं, पैटर्न पहचान सकती हैं और सटीक भविष्यवाणी कर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि जटिल समस्याओं का समाधान करना और प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाकर उनकी दक्षता बढ़ाना एआई का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के होकेरसर वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। इस गिरावट का प्रमुख कारण बारिश की कमी बताई जा रही है, जिससे वेटलैंड में पानी का स्तर प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि बारिश की कमी के कारण होकेरसर वेटलैंड में जल स्तर बहुत कम हो गया है। बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कश्मीर में 81% वर्षा की कमी है। स्थानीय अधिकारियों और पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया है। जल स्तर की कमी से वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों के लिए आवश्यक जल और आहार की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि पक्षियों की संख्या में कमी का असर वेटलैंड की जैव विविधता पर भी पड़ सकता है। होकेरसर वेटलैंड जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण वेटलैंड क्षेत्र है। यह लगभग 13.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। सर्दियों के मौसम में यह वेटलैंड प्रवासी पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का स्वागत करता है, जो साइबेरिया, मध्य एशिया, चीन और यूरोप जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं। सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में होकेरसर वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, लेकिन इस साल उनकी संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। प्रमुख प्रजातियां जैसे कि पिंटेल, मालाड और गढ़वाल, जो हर साल यहां आती थीं, उनकी संख्या में भी कमी आई है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में दुबई ने पश्चिम व मध्य एशिया और अफ्रीका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर दुबई की रैंकिंग 5वीं है। शीर्ष पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो हैं। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब दुबई ने इस क्षेत्रीय नेतृत्व को बरकरार रखा है। बता दें कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स के सर्वेक्षण में 100 शहरों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान लोगों से मुख्य प्रदर्शन संकेत को परिचितता, प्रतिष्ठा और विचार के आधार पर शहरों को रेटिंग देने के लिए कहा गया था। उल्लेखनीय है कि ब्रांड फाइनेंस दुनिया के अग्रणी स्वतंत्र ब्रांड मूल्यांकन और रणनीति सलाहकार संस्था है। इसका मुख्यालय लंदन में है। वहीं ग्लोबल सिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा मापदंड है जो वैश्विक स्तर पर शहरों की प्रतिष्ठा, आर्थिक शक्ति, व्यापार, आवासीय और सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। यह सूचकांक विश्व के बड़े शहरों का तुलनात्मक विश्लेषण कर उनके आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। इसमें विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वैश्विक व्यापार, कार्य के अवसर, निवासियों की गुणवत्ता और शहर का रणनीतिक महत्व, ताकि शहरों की व्यापक रैंकिंग की जा सके। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 जारी की गई है। इस रैंकिंग में कुल 984 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो 25 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीकिंग विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद हांगकांग विश्वविद्यालय और सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। रैंकिंग के निर्धारण में शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शोध प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय विविधता और अन्य मानदंडों का मूल्यांकन किया गया है। यह रैंकिंग छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने में सहायक है। बता दें कि इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने 44वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि आईआईटी बॉम्बे ने 48वां स्थान हासिल किया है। वहीं अन्य शीर्ष 100 संस्थानों में आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि क्यूएस यानी क्वार्क वेरेली साइमंड्स एक ब्रिटिश कंपनी है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रैंकिंग और डेटा प्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। यह संस्थान वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, करियर सलाह और उच्च शिक्षा से संबंधित डेटा पर आधारित रिपोर्ट जारी करती है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 2. इनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। 3. इनकी कानूनी करियर की शुरुआत इलाहाबाद उच्च न्यायालय से होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
यह उत्तर प्रदेश में स्थित एक सरकारी शिक्षण संस्थान है। 2. इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इसे अजीज बादशाह मामले में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। 2. इसे जाक्सा और इसरो के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। 3. इसका मकसद पृथ्वी की सतह की निगरानी करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, होकरसर वेटलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह श्रीनगर में स्थित एक महत्वपूर्ण वेटलैंड क्षेत्र है। 2. इसका क्षेत्रफल लगभग 18.75 वर्ग किलोमीटर है। 3. यह रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रैंकिंग में कुल 984 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 2. इसमें हांगकांग विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। 3. इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने 48वां स्थान प्राप्त किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिल पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। यह सैन्य अभ्यास 8 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और उप परंपरागत अभियानों में संयुक्त क्षमता को मजबूत करना है। इसमें अर्ध शहरी और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में संचालन की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट से 140 सैनिक और ऑस्ट्रेलियाई सेना के 13वें लाइट हॉर्स रेजिमेंट 10वें ब्रिगेड से 120 सैनिक भाग ले रहे हैं। हाल ही में 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य निमोनिया जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। बुखार, खांसी, सांस में कठिनाई इसके प्रमुख लक्षण है। गौरतलब है कि निमोनिया के कारण संक्रमण के प्रकार और स्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण बाली आने जाने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गयी। बता दें कि गत 3 नवंबर को इस ज्वालामुखी में विस्फोट की शुरुआत हुई थी। इस ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर ऊंचा राख का स्तंभ निकलने से पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जिसमें धरती के भीतर का मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलती है। गौरतलब है कि पृथ्वी की सतह पर तनाव उत्पन्न होने और टेक्टोनिक प्लेटों के बीच अभिक्रिया ज्वालामुखी विस्फोट का एक प्रमुख कारण है। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कदम देश में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा बलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बता दें कि CISF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सरकारी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों, हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, मेट्रो नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाल ही में अर्जेंटीना के पेनिनसुला वाल्डेज में बर्ड फ्लू H5N1 के कारण 17,000 से अधिक एलिफेंट सील की मौत हो चुकी है। इससे इनकी प्रजनन आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अध्ययन के अनुसार इस वायरस में कुछ म्यूटेशन देखने को मिले हैं जिससे यह स्तनधारियों को संक्रमित करने में सक्षम हुआ है। बता दें कि H5N1 जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, यह एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है जो अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा हो सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी यानी SCLSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई है जो इस कमेटी के संरक्षक भी है। SCLSC का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्यायिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट तक अपनी पहुंच बना सके।
इस कमेटी का गठन संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित की गई है। हाल ही में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स है, जो मधुमेह के जोखिम को कम करने और सभी रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ उपचार सुनिश्चित करने पर जोर देता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1991 में WHO और IDF द्वारा की गई थी और इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। बता दें कि मधुमेह एक चयापचय रोग है, जिसमें शरीर में लगातार रक्त शर्करा का स्तर उच्च हो जाता है। हाल ही में भारत के पहले आकाशीय युद्ध अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 की शुरुआत की गई। इसका आयोजन एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय के रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करना है। साथ ही हितधारकों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रक्रिया से संबंधित निर्भरता की समझ को बढ़ाना है। गौरतलब है कि यह अभ्यास अपनी तरह का पहला एक विशेष कार्यक्रम है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।